Hello friends, welcome back to my YouTube channel Train Your Brain. I am Nikita Malik and this is the second lecture of Anglo-Saxon period. लास्ट क्लास में हमने एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर को थोड़ा सा देखा था और हीरोइक पोएट्री हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लिरिक पोएट्री और क्रिश्चियन पोएट्री डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट लिरिक पोएट्री, दैट इज Wanderer. So Wanderer is basically a religious allegory. एलिगरी बेसिकली ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर कोई हम आर्टिस्टिक करेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाथी को हमने ले लिया अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी करेक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है एलिगरी। तो ये भी वॉन्डरर एक रिलीजियस एलिगरी है और इसमें एक बूढ़ा आदमी अपने यूथ के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे एक लड़ाई हुई और जिसकी वजह से ही लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज हिज फैमिली। और वो ये चीज़ समझता है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और वो एक मैसेज स्प्रेड करता है कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको शांति से बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए रेदर देन रश इनटू बैटल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे लड़ाई में कूद पड़े, बल्कि उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सोचे समझे कि क्या सच में इसके लिए लड़ाई करने की ज़रूरत है या ये पीसफुली भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है मैटर। तो ये एक जो सॉलिटरी मैन है उसका लेमेंट पोएम है और उसने अपने किन क्या होता है, ब्लड रिलेशन जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उसको किन बोलते हैं। तो उसने अपने ब्लड रिलेशन, अपनी फैमिली को खो दिया था और साथ में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया था। और वो एक लंबी एज तक उनको याद करता है और याद करता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं। और यही मैसेज वो सबको देता है कि बहुत ही शांति से किसी भी एक्शन को लिया जाए, हड़बड़ी में गलत एक्शन ना लिए जाए। सो आवर नेक्स्ट पोएम इज द सीफारर। सीफारर भी एक रिलीजियस एलिगरी है और ये एक मोनोलॉग भी है। अच्छा, अब ये मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग जैसे कि मैं अपने आप से कोई बात कर रही हूँ तो वो हुआ मोनोलॉग। मोनो मीन्स सिंगल, लॉग इज डायलॉग, ऑलराइट। तो मोनोलॉग क्या हुआ? जब हम अपने आप, जैसे कि आप मूवीज़ में या कोई भी टीवी शो होता है उसमें देखते हैं कि एक करेक्टर वो अपने आप से बात कर रहा है, वो उसके जो मन की बात होती है वो सिर्फ हमें सुनाई देती है, बाकी किसी को नहीं सुनाई देती। तो ये भी क्या है? एक मोनोलॉग है जो एक ओल्ड सेलर का है, ठीक है। एक सेलर है जो कि सी वॉयज पे जाता है एक विंटरी सी में और कैसे वो वहाँ की जो स्ट्रगल है उसको फेस करता है उसके बारे में है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लैंड की लाइफ है वो कितनी इजी है एज कंपेयर टू द लाइफ ऑन अ सी, कि कैसे समुद्र में कभी भी तूफान आ जाते हैं, कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती। जबकि जब लैंड पे आप होते हो तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और साथ में किसी का रूल होता है तो आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है कि आपको किसी चीज़ से कोई हार्म नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता एक सी वॉयज पे। तो ये साथ में बताता है लोनलीनेस एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एट सी, कि समुद्र में आप एक तो अकेले होते हैं और उसके साथ साथ कितनी सारी मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ता है। अवेयर ऑफ इट्स फैसिनेशन एडवेंचर इन सी, और साथ में लैंड पे इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं होता जो कि सिर्फ आपको सी में देखने को मिलता है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं। हालांकि वहाँ पे अकेलापन होगा, बहुत सारी मुश्किल स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, पर जो एडवेंचर सी में है वो लैंड पे नहीं मिलेगा। ट्रांसलेटेड मल्टीपल टाइम्स, इस जो ये सीफारर जो पोएट्री है इसको बहुत बार ट्रांसलेट किया गया और जो एजरा पाउंड ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने जो इसका ट्रांसलेशन किया वो काफ़ी फेमस है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे लाइफ ऑन अ लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑन अ विंटरी सी, ऑलराइट। सो दिस इज अवर सेकेंड पोएट्री। थर्ड पोएम हम देखते हैं। थर्ड इज द वाइफ्स लेमेंट। तो वाइफ लेमेंट एक वाइफ की कंप्लेंट है जो कि इसको हम वाइफ्स कंप्लेंट भी के नाम से भी जानते हैं।
ग्रीफ ऑफ अ फीमेल स्पीकर, तो पोएम का जो स्पीकर है वो फीमेल है और उसके दर्द के बारे में यहाँ देखने को मिलता है। रिप्रेजेंट हर डिस्पेयर, क्या उसकी निराशा। और जो इसका मेन थीम ये है कि एक वन साइडेड लवर है जो कि अपने सोलमेट के साथ नहीं है, तो वो उस वाइफ का लेमेंट है जो कि इस पोएट्री में देखा जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डूअर्स लेमेंट। तो डूअर लेमेंट भी वाइफ्स लेमेंट की ही तरह है और ये पोएट्री जो है ये 42 लाइंस की है और एलिटरेटिव फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का भी एग्जाइल हो जाता है, यानी कि एक पोएट होता है जो कि एक किंग के कोर्ट में सिंग करता है। जब वहाँ एक बेटर पोएट आ जाता है तो जो किंग होता है वो स्पीकर को, हमारा जो ऑथर है पोएट्री का, उसको वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि वो फेमस किंग के कोर्ट का पोएट था तो उसकी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस थी। ठीक है, बहुत सारी उसको फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, पॉपुलैरिटी थी, उसके पास मनी था, फेम था, सब कुछ था। तो जब उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है तो उसको बहुत ही दुख होता है कि कैसे मैंने अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट किया बट स्टिल मुझे एक सेकंड में यहाँ से निकाल दिया, तो उसको बहुत ही तकलीफ होती है इस बात से। लेकिन वो इसके अंदर ये भी मैसेज देता है कि कोई बात नहीं, जैसे बहुत सारी सिचुएशन आती जाती हैं, बहुत सारी तकलीफों का हम सामना करते हैं और कभी ना कभी वो ख़त्म हो ही जाती हैं, इसी तरीके से ये सिचुएशन भी पास आउट हो जाएगी और मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये मैसेज भी यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट इज द हस्बैंड्स मैसेज। तो ये भी एक पोएम है जो कि एक वार पोएम है। ठीक है, लड़ाई के बाद की स्टोरी यहाँ दिखाई गई है कि कैसे एक आदमी को लड़ाई की वजह से अपनी वाइफ को और अपने घर को छोड़ के दूर जाना पड़ता है और जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो वो याद कर रहा होता है कि कैसे हम पहले साथ थे और वो एक वुड के ऊपर एक मैसेज कार्व करता है और उस मैसेज को अपने वाइफ के पास भेजता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और प्रोफेशन करता है अपने लव का अपनी वाइफ के प्रति और ये बोलता है कि कोई एक ऐसे घर में अब हम जाएं जहाँ पे हमारे पास्ट की कोई भी कड़वी यादें ना हो और हम हैप्पीली स्टे करें एक साथ। सो ये हमारी एक और पोएट्री थी जो कि लिरिक पोएट्री थी। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिश्चियन पोएट्री। तो क्रिश्चियन पोएट्री में 3 मेन पोएट्स रहे हैं जो कि हैं कैडमन, बेट एंड साइनेबल। ऑलराइट, तो जो कैडमन हैं इन्होंने ज़्यादा कुछ लिटरेचर को नहीं दिया पर कुछ ऐसा दे दिया जो कि बहुत ही रिनॉन्ड है, जिसको याद किया जाता है। कैडमन बेसिकली एक गवाला होता है, बकरियां चराने वाला होता है और वो सिंग करता है। ठीक है, गाना गाने की कोशिश करता है, हालांकि उसको गाना नहीं आता, इवन वो बहुत ही अच्छे से बोल भी नहीं पाता, बट फिर भी उसका इंटरेस्ट होता है तो वो सिंगिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक कोर्ट होता है जहाँ पे सभी जो भी सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं वो सब इकट्ठे होके और एक इंस्ट्रूमेंट होता है हार्प। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो टर्न बाय टर्न हार्प सबको दिया जाता है एक एक करके और उसको इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना होता है। लेकिन क्या होता है, बाकी के जितने भी पोएट होते हैं वो कैडमन को हार्प देते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कैडमन को बहुत बुरा लगता है और वो चले जाता है वहाँ से, उसको अपनी इंसल्ट फील होती है। तो जब वो घर जाता है तो वो सो जाता है, तो वो जब वो नींद में होता है उसको भगवान दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम गाना गाओ। ठीक है, हालांकि कैडमन को कोई गाना नहीं आता था, वो बोल भी नहीं अच्छे से पाता था। उसके बाद से जब वो उठता है तो वो बहुत ही अच्छा गाना गा भी पाता है और वो क्रिएट भी कर पाता है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि उसने कभी पहले ना देखे थे ना सुने थे, वो उन चीज़ों के बारे में भी लिखता है और गाना गाता है, जो कि एक तरीके से एक मिरेकल था। बाकी लोगों ने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था, तो इसीलिए कैडमन उसके बाद काफ़ी उन्होंने वर्क वगैरह लिखे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा था उनको, इसीलिए उनकी पोएट्री को एक डिवाइन गिफ्ट के तौर पे भी जाना जाता है। सो फर्स्ट पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है कैडमन को, और इनकी जो पोएट्री है उसको डिवाइन गिफ्ट
माना जाता है। और इन्होंने कैडमन्स हिम लिखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे श्लोक वगैरह लिखे हैं, और ये 9 लाइन की एलिटरेटिव वर्नैकुलर प्रेज पोएम है जो कि गॉड के ऑनर में इन्होंने लिखी है। ठीक है, कैडमन हिम, ये काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑलराइट, और इनको एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। मिल्टन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सुना भी होगा आपने। जो मिल्टन थे वो भी भगवान के ही बारे में लिखते थे। ठीक है, भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे, उन्हीं के बारे में लिखते थे। और इसी तरीके से कैडमन ने भी भगवान के बारे में लिखा, क्योंकि उनको ये जो गिफ्ट था सिंगिंग का ये भगवान से ही मिला, तो इसीलिए इनको एंग्लो सैक्सन का मिल्टन भी कहा जाता है। और इन्होंने कुछ पैराफ्रेज लिखे जैसे जेनेसिस, एक्सोडस और डैनियल। ठीक है, और ये सभी कौन सी बुक में, एक बुक थी जिसको बोला जाता है एक्स्टर बुक। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एंग्लो सैक्सन की पोएट्री लिखी गई थी, तो वहां से ये सब मिलती हैं। और ये सब जितनी भी पोएट्री वगैरह थी ये सब कुछ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये थे कैडमन। नेक्स्ट कम्स बेड। बेड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में दिया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेमस हो गई है। ठीक है, सो इनका वर्क था एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये इनका वर्क रहा है जिसमें इन्होंने एक तो कैडमन के बारे में बात की है और ये बताया है कि कैसे जो क्रिश्चियनिटी है वो डेवलप की इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, एल्फ्रेड सेंट अगस्टीन के आने के बाद कैसे क्रिश्चियनिटी ग्रो की है, ये सब इन्होंने लिखा है अपने वर्क के अंदर। ठीक है, बेसिकली जो हिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी की वो यहाँ पे दी गई है। ऑलराइट, और जैसा कि हम जानते हैं रोमन्स यहाँ पे रहे हैं एंग्लो सैक्सन एज से पहले। ठीक है, इंग्लैंड में, तो उनकी लैंग्वेज बेसिकली वो लैटिन अपने साथ लेके आए थे, तो लैटिन लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है। और जो बेड की ये जो वर्क था एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये भी लैटिन लैंग्वेज में थी, जिसको कि बाद में काफ़ी बाद में जाके किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट करवाया था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑलराइट, और बेड ने कैडमन की लाइफ के बारे में भी काफ़ी बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मेन पोएट हैं जिनने काफ़ी कुछ लिटरेचर को दिया है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को, वो हैं साइनेवुल्फ। साइनेवुल्फ एक मिथिकल पोएट हैं और ये भगवान के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। सो इनकी जो फेमस पोएम्स हैं वो रिलीजियस कंपोजिशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पोएट हैं जिन्होंने अपने पोएम पे साइन भी किया, इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं था जिसने ये मार्क छोड़ा था कि ये मैंने लिखी है इस तरीके से कुछ, तो ये पहले थे जिन्होंने अपनी पोएम को साइन भी किया था। और यहाँ इनके कुछ पोएम्स हैं, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, देन जुलियाना, एंड्रियाज, फेनिक्स, ड्रीम ऑफ द रूड। ड्रीम ऑफ द रूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट इनटू हेल, वॉन्डरर, क्रिस्ट, द एलेन। और ये सब आपसे इनमें से पूछा जाता है कि कौन सी साइनेवुल्फ स्कूल ऑफ राइटर की हैं, तो ये सभी जितनी भी पोएट्री हैं ये सब बिलोंग करती हैं साइनेवुल्फ स्कूल ऑफ राइटर को। तो एक बार ड्रीम ऑफ द रूड की हम स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम रही है इस एज की। इस पोएम में बेसिकली जो नैरेटर है उसको एक सपना आता है जिसमें वो ये देखता है कि जो क्रॉस होता है, यानी कि जो साइन सिंबल होता है जीसस क्राइस्ट की डेथ का, कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे क्रिस्ट को टांगा गया था, तो जो वो पेड़ होता है उसका नाम था रूट। ठीक है, और उसी को क्रॉस भी बोला जाता है। तो जो क्रॉस था वो उनके सपने में आता है और वो उनसे बातें करता है। ठीक है, तो पोएम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट द विजन ऑफ क्रॉस, जिसमें कि सबसे पहले वो बताते हैं कि क्या उनका विजन था क्रॉस के बारे में। सेकंड पार्ट इज द क्रॉस शेयर्स
his account of Jesus' death and after that how it was adorned with gold and silver, कि कैसे जो वो रूट था या फिर जो क्रॉस था उसकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बढ़ गई, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब उसके ऊपर टांगे गए थे तो उसके बाद उसको सिल्वर और गोल्ड से सजाया जाने लगा था, उसकी इम्पोर्टेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। और जो ये क्रॉस था उसको हर चीज़ से ज़्यादा मतलब एक रिलीजियस सिंबल माना जाता था, जीसस का सिंबल माना जाता था और उसको ऑनर किया जाता था। जो थर्ड पार्ट है इस पोएट्री का, उसमें ऑथर का रिफ्लेक्शन दिखता है कि जो विजन था उसने देखा उससे उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये पोएम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्रीम ऑफ द रूट ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, ओल्ड इंग्लिश पोएम की एक काफ़ी वेल नोन और फाइनेस्ट पोएम रही है, जिसके अंदर रूट के बारे में बात की गई है। और ये पूछ लिया जाता है कि रूट बेसिकली क्या है, तो रूट क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस को ही रूट कहा गया है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में प्रोज इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि प्रोज बहुत बाद में जाके स्टार्ट हुआ और प्रोज डेवलप होना स्टार्ट किया सिर्फ क्रिश्चियनिटी के आने के बाद, उससे पहले किसी ने नहीं लिखा था। और जो इनिशियल प्रोज था वो भी जो हमारी पोएट्रीज थी उन्हीं को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंग एल्फ्रेड की। किंग एल्फ्रेड एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने आप को ओल्ड जो हमारा एंग्लो सेक्सन पीरियड है इसका किंग भी बताया है, ठीक है। तो ये किंग ऑफ वेसेक्स थे 871 से 899 तक, ठीक है। तो इनका रूलिंग पीरियड था 871 में इन्होंने यहाँ रूल किया था। पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये बहुत बड़े फॉलोवर थे आर्ट और लिटरेचर के, इस चीज़ में इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। इससे पहले एजुकेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो इन्होंने पढ़ने की तरफ भी लोगों को उनका रुझान था कि वो लोगों को पढ़ाएं और इंग्लिश को सिखाया, क्योंकि इससे पहले सिर्फ लैटिन लैंग्वेज को लोग जानते थे। तो धीरे धीरे लैटिन वर्क्स को इनके टाइम पे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश, जो हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े रूलर थे, 800 AD तक इन्होंने रूल किया था अराउंड। और इन्होंने सिर्फ जो हमारा लीगल सिस्टम था उस टाइम का या फिर मिलिट्री स्ट्रक्चर, इन्हीं चीज़ों में नहीं, एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, ठीक है। जो बेड का एक्लियास्टिकल हिस्ट्री था उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि उसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो किंग एल्फ्रेड थे जिन्होंने इसे लैटिन से लेके और ओल्ड इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास राइटिंग फॉर्म में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इन्हीं ने ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस थी, पेस्टोरल केयर, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक्लियास्टिकल हिस्ट्री रिटन बाय बेड, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, बोएथियस, सोलिलोकीज, सेंट अगस्टीन और इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। क्रॉनिकल बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना। तो इससे पहले किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास क्रॉनिकल अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने ही मेंशन करवाया था कि क्या चीज़ कब हुई, कौन सा इवेंट कब हुआ, कब से कब तक किस रूलर का टाइम रहा, ये सब इन्हीं के टाइम से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ कि एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स बनाने शुरू किए गए, ठीक है। स्टाइल हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ एंग्लो सेक्सन, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया अपने आप को जैसे ये एंग्लो सेक्सन किंग हो, और इन्होंने इंग्लैंड को डिफेंड किया और न्यू कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई किया और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, ठीक है। और जो वाइकिंग्स थे उनसे सभी जितनी भी ट्राइब्स वहाँ पे अवेलेबल थी उन सबको एकजुट किया कि कैसे वो वाइकिंग से फाइट करें, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसके बाद जो रूल था बीच में डेन्स लॉ भी आया,
जो कि 876 में इंग्लैंड फॉल्स ऑन द डेन्स, ठीक है। डेन्स के अंडर आ गया था इंग्लैंड, जो कि डेनमार्क या नॉर्वे से बिलोंग करते थे। 1003 से 1013 में बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल इन्वेजन होते रहे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद, ठीक है। और इन्होंने अपना लॉ लगाया जिसके अंदर बहुत सारे लॉ सरवाइव किए गए। डेन्स जो थे अनवर्दी सक्सेसर माने गए क्योंकि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ना इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। उसके बाद 1066 में एक लड़ाई हुई और जो डैनिश रूल था इसका एंड हुआ। ये लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एक पीरियड के चेंज में। एंग्लो सैक्सन पीरियड यहाँ से कंप्लीटली चेंज होता नजर आया। तो 1066 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ स्टैनफोर्ड, ठीक है। ये जो बैटल थी इसमें इंग्लैंड ने डिफेंड किया एंड इन्वेडिंग नॉर्वेजियन आर्मी को, ठीक है। और इसी के साथ वाइकिंग जो एज थी उसका रूल खत्म हो गया यहाँ से। अब बहुत ही कम समय में दोबारा से एक अटैक हुआ नॉर्मन पीपल के द्वारा 1066 में ही। पहले देखो यहाँ पे हमने देखा कि 103 से 13 तक बहुत सारे इन्वेजन होते रहे, है ना। कंटिन्यू लड़ाइयाँ चल रही थी, लोगों को उसे संभलने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद एक बैटल हुई स्टैनफोर्ड की जिसमें इन्होंने किसी तरीके से लड़ाई लड़ी और वाइकिंग्स को हराया। पर 3 हफ्ते के ही अंदर एक और अटैक हुआ और इस बार अटैक किया नॉर्मन्स ने इंग्लैंड के ऊपर, जिसके अंदर जो एंग्लो सैक्सन रूलर्स थे वो हार गए और इस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ हास्टिंग्स। काफ़ी फेमस बैटल है और इसी बैटल ऑफ हास्टिंग को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मन्स ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और नॉर्मन्स की यहाँ पे विक्ट्री होती है जिसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हो जाता है और स्टार्टिंग होती है एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। सो 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है अंडर विलियम द कंकरर के, ठीक है। और ये विलियम ऑफ नॉर्मंडी आते हैं यहाँ पे नॉर्मंडी से, जो कि फ्रांस में है। और जो लास्ट रूलर होता है एंग्लो सैक्सन वो थे हैरोल्ड गॉडविंसन। इनको हरा दिया जाता है और फाइनली नॉर्मन रूलर स्टैब्लिश होते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो जाता है और ये हमारा कंप्लीट लिटरेचर भी था। और हमने देखा कि कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें होती रही उस टाइम पे और धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से वर्क्स की क्रिएशन स्टार्ट हो गई। पोएट्री ने काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रखा। उसके अलावा जो एंग्लो सैक्सन पीरियड थे इनकी वजह से यहाँ पे पेगनिज्म आया, हमने देखा था, ठीक है। अब क्या होता है, हैरोल्ड गॉडविंसन जो कि एंग्लो सैक्सन रूलर थे, इनको विलियम द कनकरर जो कि फ्रांस के थे उन्होंने हरा दिया था और ये बेसिकली नॉर्मन्स थे, ठीक है। तो अब रूल स्टार्ट हो जाता है विलियम द कनकरर का और जो फ्रांस था वो इंग्लैंड में रूल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज का अब इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। यहाँ पे हमने इन्फ्लुएंस देखा था लैटिन लैंग्वेज का, लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इन्फ्लुएंस किसका रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उसे जरूर देखिए और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।